कहता है ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अपने कंपाउंड में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम शो करे, और उसका ग्रुप नंबर भी वही हो, ग्रुप नंबर भी सेम वही आए जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। ऐसे 2-3 कंपाउंड्स हैं, जैसे पहला हो गया हमारा MnO4-, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए सभी लोग, जल्दी से निकालिए। +7। +7, कितने लोग का +7 आ गया? x + 4 × -2 = -1, x की वैल्यू +7 आने की। Mn कितना शो कर रहा है यहाँ पे? +7। और आपको पता है Mn कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? Mn कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है ये पता है आपको? ये देखो, अगर आपको याद हो, पहला फर्स्ट ग्रुप होता है, सेकंड ग्रुप होता है, फिर शुरू होता है स्कैंडियम, CTV, केयर, मनी। इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है? थर्ड। ये कौन सा है? फोर्थ। ये कौन सा है? फिफ्थ। ये कौन सा है? सिक्स्थ। और ये कौन सा है? सेवेंथ। हाँ या ना? क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो। यस सर। तो ये जो एलिमेंट है, ऐसे ही एक और कंपाउंड है हमारा Cr2O7 2-, इसमें बताओ जरा Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, जल्दी निकालो। Cr2O7 2- में कितनी आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट? जल्दी बोलिए। 6 आ रही है। अब बताओ Cr का क्या होता है ग्रुप नंबर? 6 आ रहा है। कितने लोगों को क्लियर है स्टोरी? क्लियर है सर। तो Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट भी 6 आ रहा है, और Cr का ग्रुप भी कौन सा है? 6 है। ये याद रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन है आपका। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास जितने, जैसे हम कंपाउंड्स की बात करते हैं या आयंस की बात करते हैं, तो जैसे आपसे कॉपर की बात करता है, कहता है कि आउट ऑफ Cu+ एंड Cu2+ किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक 11th क्लास में टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने, Cu+ और Cu2+ में किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? ध्यान रखना, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? आउट ऑफ Cu2+ एंड Cu+, which one is going to have more hydration enthalpy? Cu2+। कारण भी है इसके पीछे। देखो, Cu2+ का साइज कैसा हो गया? छोटा हो गया या बड़ा हो गया? छोटा। जितना साइज छोटा होगा, समझ जाओ उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, और जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, सामने वाले के सामने वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। कारण भी है ना, इसके ऊपर +2 चार्ज है, वाटर के ऊपर क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। लोन पेयर को कौन जल्दी अट्रैक्ट करेगा? +2 या +1? जल्दी बोलो। लोन पेयर को जल्दी अट्रैक्ट कौन करेगा अपनी तरफ? +2 या +1? बोलो भाई। +2। +2, ऑब्वियस ही बात है। तो याद रखिएगा, +2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी +1 से ज्यादा होती है, इसीलिए Cu2+ आयन ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू Cu+ आयन। ओके, ये क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? ये एग्जाम में आता है, 1 मार्कर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सुनिए, कहता है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करते हैं, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से एलिमेंट के साथ जो है हमारे, मतलब एलिमेंट्स किस पर्टिकुलर एटम के साथ बनाना प्रेफर करते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, हमने देखा कि Mn तो +7 तक शो कर रहा है, लेकिन वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करना या किसके साथ बनाना पसंद करता है? तो याद रखिएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा डी ब्लॉक के एलिमेंट, 2 ही एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, एक है फ्लोरीन और एक है ऑक्सीजन। क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन फ्लोरीन की यही प्रॉपर्टी सेंट्रल एटम को ज्यादा बार फ्लोरीन से कंबाइन होने नहीं देती है। कारण क्या है? फ्लोरीन जब कंबाइन करता है सेंट्रल मेटल से, तो सेंट्रल मेटल से कंबाइन करने के बाद ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हाईली नेगेटिव कर देता है,
जितनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी कंपाउंड के बनने के चांसेस उतने ही अनस्टेबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो प्लीज, रेज योर हैंड। क्वेश्चन रिपीट कर देंगे आप? मैंने कहा क्यों या किस एलिमेंट के साथ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कंपाउंड फॉर्मेशन करते वक्त हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे जो दूसरे एलिमेंट्स का कंबाइन किए और कंबाइन करने के बाद उसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, यानी ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बन सके। तो हमने कहा यार फ्लोरीन बढ़िया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, आप मेटल हो वो नॉन मेटल है, आप जल्दी से उससे बॉन्ड भी फॉर्म कर लोगे। और बेनिफिट क्या है कि फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से काफी सारे फ्लोरीन को हम एकोमोडेट कर पाएंगे और आपस में उनके अंदर कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी नहीं होगी। आपने कहा बात तो बढ़िया है, लेकिन फ्लोरीन जब कंबाइन करता है तो बड़े धमाकेदार तरीके से कंबाइन करता है, या ये हम कह दें कि रिएक्शन की ओवरऑल एंथैल्पी को, हीट ऑफ रिएक्शन को हाईली क्या कर देता है, वो नेगेटिव कर देता है। जितनी ज्यादा रिएक्शन की हीट ऑफ एंथैल्पी बढ़ जाएगी उतनी ही प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ सर क्लियर है। दूसरी तरफ अगर हम देखें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन फ्लोरीन से बेटर सब्स्टिट्यूट है। कारण क्या है? ऑक्सीजन जो है सेंट्रल मेटल से कंबाइन करेगा, और कंबाइन भी कैसे करेगा? डबल बॉन्ड बनाकर। यानी डबल बॉन्ड का मतलब हो गया कि आप अगर एक सेंट्रल मेटल हो और ये ऑक्सीजन है, तो ये आपकी दो वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है बाय मींस ऑफ डबल बॉन्ड। हाँ या ना? ऐसे ही एक और ऑक्सीजन ने दो वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी बाय मींस ऑफ डबल बॉन्ड। ऐसे ही एक ऑक्सीजन ने दो वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी बाय मींस ऑफ डबल बॉन्ड। आपने इन टोटल कितने ऑक्सीजन लिए? एक ऑक्सीजन ने आपसे बना लिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप मुझे बताओ इन टोटल कितने ऑक्सीजन से आपने कंबाइन किया? 4। इन ऑक्सीजन का साइज कैसा है, बड़ा है या छोटा है? ऑक्सीजन का साइज कैसा होता है, बड़ा होता है या छोटा होता है? हाँ छोटा ही होगा। छोटा होता है। यानी क्या, यानी कि रिपल्शन का असर, स्टेरिक हिंड्रेंस का असर मिनिमम है या मैक्सिमम है? स्टेरिक हिंड्रेंस का असर मिनिमम है या मैक्सिमम है? मिनिमम है। दूसरी बात, इसके अंदर आपने कितने ऑक्सीजन इस्तेमाल किए? कम से कम इस्तेमाल किए, और इसने कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? ऑक्सीजन ने एनर्जी का लॉस तो किया, लेकिन सामने वाले एटम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी बाय फॉर्मिंग पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। हाँ या ना? जल्दी बोलो। सर आप इसका एक बार आंसर लिखवा देंगे? लिखो, मैं बोलता हूं। आप लिखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट of transition metals, highest oxidation state of transition metals can be shown with the help of oxygen and fluorine, but comparatively oxygen helps us in better bonding या highest oxidation state because of its tendency to form p-pi bonding. Because of its tendency to form p-pi bonding. याद रहेगा? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद आता है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, हाँ या ना? कितने लोगों को लगता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अच्छे कैटलिस्ट होते हैं?
कैटालिटिक प्रॉपर्टी। पहली बात तो मुझे बताओ, एक अच्छा कैटलिस्ट किसे कहते हो आप किसे अच्छा कैटलिस्ट मानते हो? और जो रिएक्शन टाइम बढ़ा दे, जल्दी कर दे। जो सामने वाले एलिमेंट्स की एक्टिविटी को एनहांस करने में हेल्प करे, हाँ या ना? यस सर। और ये ऐसा कब हो सकता है? ये देखो, एक अच्छा कैटलिस्ट वो होता है, मैं ऐसे समझता हूँ इसको, एक अच्छा कैटलिस्ट वो है जो एक अच्छा होस्ट हो। अच्छा होस्ट क्या करता है? बहुत सारे लोगों को इनवाइट करता है, उनकी आवभगत करता है, दोस्ती यारी क्रिएट करवाता है और उनको फिर विदा कर देता है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, अरे हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अच्छे कैटलिस्ट क्यों हैं, याद रखिएगा। सबसे बड़ा, मैं आपको खाली पॉइंटर्स दे रहा हूँ, पॉइंटर्स याद कर लेना, एग्जाम में भी ये लिख के आ जाना। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो साथ साथ। मेजर रीजन ऑफ कैटालिटिक प्रॉपर्टी इज, मेजर रीजन ऑफ कैटालिटिक प्रॉपर्टी इज, पहला, इसके पास क्या मौजूद है? कौन सी प्रॉपर्टी? जल्दी बोलो। वेरिएबल ऑक्सीडेशन। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी है, हाँ या ना? और जितने ज्यादा ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकता है। जल्दी बोलो। इट कैन फॉर्म एनी नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस। इसका मतलब समझाऊं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूं मैं? एक ऐसा रोबोट, एक रिसेप्शनिस्ट थी या एक रिसेप्शनिस्ट था जो जितने भी लोग आते हैं उनसे बात करता था। एक बार में वो एक ही आदमी को टैकल करता था, ठीक है, क्योंकि उसको वो दो हाथ से ही लिख पाता था, ठीक है, दो ही हाथ होते, दोनों हाथ से लिखता था वो। तो वो एक आदमी की एप्लीकेशन दोनों हाथ से टाइप करता था। तो देखा जाए तो इसका इंटरेक्शन एक आदमी के साथ है, यानी कि ये एक रिएक्टिंग का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। अब क्या हुआ, विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हमने क्या किया, इस आदमी को रिप्लेस किया और एक रोबोट लेकर आए। उस रोबोट के 6 हाथ है, ठीक है, और ये एक साथ 3 लोगों से काम कर सकता है, 3 लोगों की बात कर सकता है और 3 लोगों की बातें सुनकर टाइप भी कर सकता है साइमल्टेनियसली। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आप मुझे बताओ, Yes, sir. ज्यादा नंबर लोगों को कौन एंटरटेन कर रहा है? रोबोट। क्यों कर रहा है? उसके पास ज्यादा हाथ है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब इसने तीनों के साथ अभी क्या बना रखा है, इंटरमीडिएट बना रखा है, हाँ या ना? यस सर। और ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की प्रॉपर्टी है। एक से ज्यादा ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, इसलिए सामने वाले रिएक्टेंट्स के साथ ये कंबाइन करके डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरमीडिएट्स फॉर्म कर लेता है। एम आई क्लियर टू यू? यस सर। सबको समझ आ गया पहला पॉइंट? दूसरा पॉइंट, ये तो है ही, इसके बाद इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या ऑफर करते हैं, लार्जर सरफेस एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या ऑफर करते हैं, लार्जर सरफेस एरिया। और एक अच्छे कैटलिस्ट की पहचान भी वो होती है कि वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, किसको, टू द रिएक्टेंट्स। और इससे फायदा क्या होगा, रिएक्टेंट को सरफेस एरिया से क्या मतलब है कि जैसे ही रिएक्टेंट को सरफेस एरिया मिलेगा, वो उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं, है ना? और एड्सॉर्ब होने की वजह से वो एक रिएक्टेंट को दूसरे रिएक्टेंट के पास ले जाने में ये कैटलिस्ट हेल्प कर देता है। तो हम क्या करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया किसको प्रोवाइड कर रहा है, टू द रिएक्टेंट, so that they gets easily absorbed and can be brought closer to each other। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? बच्चों आवाज आ रही है? क्विकली, ये कंसेप्ट समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड अगर समझ आ गया कंसेप्ट आप लोगों को। तो अच्छे कैटलिस्ट क्यों होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये कंसेप्ट समझ आया? दीपांशु, निश्चल, आर्यन, निश्चल और दीपांशु समझ आया नहीं आया बेटे? ठीक है। अगली प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, और वो होती है इनकी कलर शो करने की टेंडेंसी। ये भी आपको आता है,
ये कलर क्यों शो करता है? बताइए कलर शो करने के पीछे कारण क्या होता है पहले तो? अरे क्यों कोई चीज कलर शो करती है? भूल गए? एक्साइटेशन। हाँ, एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन मौजूद था डी के ग्राउंड स्टेट में, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा, वो वहां से वापस नीचे आ गया, और जैसे ही वो नीचे आया उसने अपने में से क्या किया? एनर्जी एमिट कर दी, और जैसे ही एनर्जी एमिट करी उसने क्या प्रोवाइड करना शुरू कर दिया? विजिबल रीजन में वेवलेंथ एमिट करी, और हमें कलर दिखना शुरू हो गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, अब जरा चाहो तो लिखो, उसको मैं बोलता हूं, समझ भी आएगा आपको। आप लिखो, इट इज ये बिकॉज, डी ब्लॉक की एक प्रॉपर्टी है ना यस एलिमेंट्स की। यस, इट इज बिकॉज, it is because electrons in d subshell क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल, they absorb एनर्जी। अब एनर्जी मतलब लाइट से मिल सकती है इनको, है ना? लाइट डाली है आपने, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अब इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा? विच हेल्प, किसको हेल्प करेगी? जल्दी बताओ। which help the electron to jump, electron to jump from one orbital to another orbital, हाँ या ना? जैसे हम बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट से कहां चला गया वो? एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जल्दी बोलो। तो वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल ऑफ डी सबशेल, यहाँ पे एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल किसके अंदर? डी सबशेल के अंदर ही कूदा फांदी हो रही है। जल्दी बोलिए। तो अगर कूदा फांदी हो रही है तो जो भी ये ट्रांजिशन हो रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस ट्रांजिशन को, इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड डीडी ट्रांजिशन। दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड डीडी ट्रांजिशन। और इस डीडी ट्रांजिशन के दौरान क्या हो रहा है भाई? जल्दी बोलो। इस ट्रांजिशन के दौरान जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन हो रहा है, द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन of energy, transmission of energy is responsible for color, is responsible for color। एक बात याद रखना बच्चों, जब जब भी स्पेक्ट्रम विजिबल हुआ तो उसके पीछे ना एक कंसेप्ट, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी था, आप लोग भी याद रखिएगा, इसको हम लोग कलर व्हील भी कह देते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू और विप ग्योर याद रखना, जी को हटा देना, वाई, ओ और आर। वायलेट क्रॉस करता है येलो से, यानी कि अगर मैं येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है कोई सॉल्यूशन, मान लो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें आपने येलो लाइट भेजी और इसने येलो को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो पता है यहाँ पे कौन सा कलर ट्रांसमिट करेगा ये? जल्दी बोलो। विच कलर इट विल ट्रांसमिट? वायलेट कलर इट विल ट्रांसमिट। और अगर कोई येलो दिखाई दे रही है इसका मतलब उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया है? वायलेट। अगर वायलेट दिखाई दे रही है तो येलो एब्जॉर्ब किया, और येलो दिखाई दे रही है तो वायलेट एब्जॉर्ब किया उसने। समझ आ गई बात? ऐसे ही कोई ऑरेंज दिखाई दे रही है तो उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया हुआ है? उसने इंडिगो को एब्जॉर्ब किया हुआ। और इंडिगो दिखाई दे रही है तो उसने कौन सा एब्जॉर्ब कर लिया? उसने ऑरेंज को एब्जॉर्ब कर लिया। कोई ब्लू दिखाई दे रही है तो उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया है? उसने रेड कलर को एब्जॉर्ब किया। कोई रेड दिखाई दे रही है इसका मतलब उसने ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है। एम आई क्लियर टू ऑल? कलर को एब्जॉर्ब करना मतलब कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, और इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां पहुंच गए? एक्साइटेड स्टेट में। और जब वो इस दौरान जंप कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, इसको बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन। और इस दौरान वो क्या करते हैं? अपने में से एनर्जी का लॉस करते हैं। एनर्जी किस फॉर्म में बाहर निकालते हैं? वो विजिबल स्पेक्ट्रम की फॉर्म में निकालते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कलर। ठीक है। और कलर डिपेंड किस पे करता है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। येलो से येलो एब्जॉर्ब किया तो वायलेट कलर दिखाई देगा, वायलेट एब्जॉर्ब किया तो येलो दिखाई देगा। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। इससे अगली बात भी आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है इनके बारे में, और वो होती है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आप मुझे बताओ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से क्या समझते हो? पहले तो ये बताओ।
जल्दी बोलो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से आप लोग क्या समझते हो? जिस इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड और उसके से रिलेटेड। वेरी गुड। किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की, किसी उसके इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, या फिर उनकी मूवमेंट, उनकी इंटरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या कहलाती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहलाती है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की। ये दो तरह के हम जनरली पढ़ेंगे इसमें। एक होते हैं पैरामैग्नेटिक, एक होते हैं डायामैग्नेटिक। पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। कई चैप्टर में पढ़ लिया। तो यानी कि बताओ वो सब्सटेंस जिसके अंदर मौजूद है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सब्सटेंस कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड एज, जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं उसको? जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो हम क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। वेरी गुड, पैरामैग्नेटिक। और जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, पैरामैग्नेटिक। no unpaired electrons are considered as diamagnetic। याद रहेगा? हाँ या ना? यस सर। ओके, अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। हम जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर जान जाते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता होता, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? वी कैन इजिली कैलकुलेट, या आपने कोऑर्डिनेशन में निकाला था, वी कैन इजिली कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। very good the magnetic moment. We can easily calculate the magnetic moment of d block elements by the formula। कौन सा फॉर्मूला होता है? mu is equals to अंडर रूट n into n+2 बोर मैग्नेटॉन। हाँ या ना? यस सर। क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और निकाल के खाइए मुझे। फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Mn3+। सेकेंड, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Cr2+। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Ni2+। और कैलकुलेट द मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Cu2+। जल्दी से निकालिए, 2 मिनट दिए मैंने। चलिए बताइए, Mn3+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? Mn का एटॉमिक नंबर क्या होता है पहले तो ये बताओ मुझे। Mn कितना होता है एटॉमिक नंबर? 25। 25। कॉन्फ़िगरेशन थी आर्गन 4s2 3d5। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गई? आर्गन 4s0 3d4। हाँ या ना? बताओ Cr2+ में, Cr2+ का, Cr का एटॉमिक नंबर कितना है? 24। कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1 3d5। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 2। तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा? आर्गन 4s0 3d4। बताओ Ni2+ में क्या हो रहा है? Ni का एटॉमिक नंबर जल्दी बोलो। 28। कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d8। तो ये क्या बन जाएगा? अल्टीमेटली 4s0 हो जाएगा, है ना? आर्गन 4s0 3d8। उससे अगला बोलो, Cu कॉपर 4s1 3d10। 29 होता है। आर्गन 4s1 3d10। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए? 2 निकाल दिए। ये हो गया आर्गन 4s0 3d9। अब इसमें डी में कितने हैं? 4। 1 2 3 4। अनपेयर्ड कितने हो गए? 4। म्यू का फॉर्मूला अंडर रूट n इंटू n+2, यानी 4 इंटू 6 कितना हो गया? अंडर रूट 24। कितने लोगों को समझ आ गई बात? अंडर रूट 24 बोर मैग्नेटॉन। अरे ये मैंने खाली वैल्यू पुट करी, 4 इंटू 4+2 6 24। इस वाले केस में क्या हो गया? डी में कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। इसके अंदर भी ना सेम कहानी आएगी, इसकी भी म्यू की वैल्यू अंडर रूट 24 आने वाली है। बताओ इस केस में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? डी जब भरोगे तो कितने आएंगे इसमें? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने अनपेयर्ड है? 2। तो म्यू इज इक्वल्स टू n इंटू n+2 लगाया। n की वैल्यू कितनी लेने वाला हूं मैं? 2। 2 इंटू 2+2 क्या आंसर आ गया? 2 इंटू 4 इज अंडर रूट 8। सही है। इस वाले केस में क्या हो जाएगा? 3d9 में एक अनपेयर्ड रह जाएगा, है ना? यही आ रहा है ना सभी का? यस तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9।
तो म्यू की वैल्यू हो गई √1 इंटू 1 + 2 दैट इज √3। यही आ रहा है सभी का? ठीक है, तो ये हम निकालना सीख गए, मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकालना सीख गए। अब इसमें एक और इसकी सब कैटेगरी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। हमने पढ़ लिया कलर कैसे बनता है, हमने पढ़ लिया इसके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे आती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी कैसे आती है। एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा शो करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी। आप ये क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो कि why do D block element result into complex formation? Why do D block element results into complex formation? कॉम्प्लेक्स समझते हो आप किसे कहते हैं? जल्दी बोलो, कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, समझते हो आप लोग? जब एक एटम कई सारे एटम का कंबाइन कर रहा हो, घिरा हुआ हो एटम्स के साथ, है ना, कईयों के साथ बॉन्ड बना के बैठा हो, तो हम कहते हैं कैसा कंपाउंड बनाया है इसने, कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ, हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना। जब एक सेंट्रल एटम बहुत सारे डिफरेंट एटम के साथ बॉन्ड बना के बैठा होता है, हम उस केस में कहते हैं कि इसने क्या फॉर्म कर लिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया। निश्चल, पलक, ऋषभ, एम आई क्लियर बेटे? ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, क्यों डी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन करते हैं, कारण बताओ। सबको आता है इसका आंसर? सर क्यों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं? पहला, क्या है इनके पास कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए? स्पेस है। तो मैं कह दूं उसके अंदर अवेलेबिलिटी है। किसकी अवेलेबिलिटी है? डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी है, खाली जगह। और खाली जगह किसके लिए? कि जो लीगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को वो अकोमोडेट कर सके, हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? Yes. अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर अकोमोडेटिंग, क्या अकोमोडेट किया हमने? इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स। पहला पॉइंट तो यही है, किसके पास खाली जगह है। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है, जितना चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैं इलेक्ट्रॉन सामने वाले को ऑफर कर रहा हूं कि आके भाई खाली जगह है मेरे पास, आके मेरे साथ कंबाइन करो, तो ऑब्वियस ही बात है मेरे पास चार्ज डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, मेरी चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन अगर मैं ऑफर कर रहा हूं तो मेरी चार्ज डेंसिटी क्या बढ़ने वाली, कम होने वाली है? होगी ना सर? पढ़ने वाली है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई, हाँ या ना? जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उतने ही ज्यादा मैं डिफरेंट एलिमेंट्स का कंबाइन करूंगा, और जितने एलिमेंट्स से मैं कंबाइन करूंगा उतनी ही मेरी टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बढ़ जाएगी। आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया। आप बोर्ड के अंदर भी यही 2 पॉइंट लिखकर आएंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर कि व्हाई डू डी ब्लॉक एलिमेंट रिजल्ट्स इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। 2 ही कारण है, एक तो इनकी चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे, और दूसरा इनके पास डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी होती है, वो भी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, जिसकी वजह से जो लिगेंड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ही आसानी से अपने अंदर एकोमोडेट कर लेता है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस। आ जाओ जरा इसके अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। एक 10th क्लास में हम टॉपिक पढ़ा करते थे, एलॉय फॉर्मेशन। जानते हो एलॉय किसे कहते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल्स को। मेटल्स, और मेटल्स के अंदर होमोजेनियस मिक्सचर होता है ना, सिर्फ मिक्सचर नहीं, होमोजेनियस मिक्सचर, हाँ या ना? यस सर। अब होमोजेनियस का मतलब होता है कि जो तेरा साइज है उतना ही मेरा साइज होता है। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि जितना एटॉमिक रेडियस तेरा उतना ही एटॉमिक रेडियस मेरा, क्यों? यस सर। और हमने क्या नोटिस किया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर तो ये प्रॉपर्टी बखूबी से देखी जाती है। जो सेकंड सीरीज है हमारी, जिसको हम लोग 4D सीरीज कहते हैं, और जो 5D सीरीज है, इसके अंदर हमने कह दिया साइज नियरली सेम ही रहे, बड़े तो थे ही नहीं साइज, क्यों भाई? जब डाउन द ग्रुप आप आ रहे थे, तो डाउन द ग्रुप आने पर हमारी जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, बताओ कौन से पीरियड में है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज? 5th पीरियड में। 5th पीरियड में। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कौन से पीरियड में है? 6th पीरियड में। तो हमने कहा साइज तो जनरली बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखा साइज बढ़ तो रहा नहीं है, जनरली हमने क्या कह दिया, घट रहा है। वो घटता नहीं है, मैंने कहा था ना, वो घटता नहीं है,
कंपैरेटिवली जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा, यानी कि साइज लगभग सेम सा ही रहा। तो हम जिस एक्सपेक्टेशन के साथ थे उस एक्सपेक्टेशन के एवज में हमें लगा कि साइज घटा है, लेकिन साइज क्या होता है, नियरली सेम ही होता है। यानी कि जो आपका 4D सीरीज के एलिमेंट्स का साइज था वही 5D सीरीज के एलिमेंट्स का साइज है। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। तो जहां पर ये बात डिसएडवांटेज वाली लग रही थी वहां पर ये एडवांटेज वाली भी तो है। जैसे मान लो ए इस साइज का मालिक है ए प्लस, और बी प्लस भी इसी साइज का मालिक है, तो अगर ए प्लस को यहां से हटाना पड़े, क्या बी प्लस उसकी जगह ले सकता है? जल्दी बोलिए, अरे बोलो। ए प्लस को हटा के क्या मैं बी प्लस यहां पे फिट कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? आ रही है सर। जब ए प्लस और बी प्लस का साइज नियरली सेम है तो मैं ए प्लस को हटा के बी प्लस वहां पे एकोमोडेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता बच्चों? निश्चल डागर हाँ जी सर। कर सकता हूं ना? तो बस Yes, इसी sir. बात का आप ध्यान रखोगे, यही प्रॉपर्टी एलॉय फॉर्मेशन है। इसमें लिख दोगे ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स दे हैव सिमिलर रेडियाई। उनका क्या सेम होता है? उनका रेडियाई सिमिलर होता है, और सिर्फ रेडियाई भी नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज भी, एंड अदर प्रॉपर्टीज को लिख दो कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज और इनका रेडियाई कैसा होता है? सिमिलर होता है। इसी वजह से therefore they can substitute each other mutually। ये अपने आप को बहुत आसानी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन क्रिस्टल लैटिस। एक ने दूसरे को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया और पता भी नहीं चला। ठीक है, हेंस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज, और इसीलिए एलॉय फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। कितने लोगों को ये मेरी बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। जो प्रॉपर्टीज आज पढ़ी सबको समझ आ गई? कलर क्यों शो करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, और क्या कारण है इसके अंदर कि इसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, एलॉय फॉर्मेशन क्यों करता है, और इसी की लास्ट प्रॉपर्टी इंटरस्टिशियल कंपाउंड। सुना आप लोगों ने? सॉलिड स्टेट में था ये। इंटरस्टिशियल क्या होते हैं? अरे क्या होते हैं इंटरस्टिशियल? इंटरस्टिशियल साइड सर को लैटिस के अलावा जो खाली जगह होती है ना उसे वॉइड्स कहते थे, जिसे हम लोग, है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर की जगह। लैटिस साइड के अलावा जो खाली जगह बच गई, जहां पे एटम्स अरेंज कर दिए, उसके अलावा भी जो खाली जगह बच गई उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। हाँ या ना? बोलो, अरे Yes, बोलो भाई। sir. और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे कंपाउंड बनाते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे कंपाउंड बनाते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक? जल्दी बोलो, जानते हो स्टोइशियोमेट्रिक या नॉन स्टोइशियोमेट्रिक? नहीं, जिनकी ज्योमेट्री होल नंबर में होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड। जिनकी ज्योमेट्री होल नंबर में नहीं होती, परफेक्ट रेशियो में नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड। मैंने एग्जांपल दिया था क्लास 11th में कि आप एक रूब्रिक्स क्यूब खरीद के लाए, लेकिन उस एक क्यूब खरीद के लाए बेसिकली, और इस क्यूब में यहां पर गैप था, टूटा हुआ था, एक क्रैक था। एक और क्यूब था जो परफेक्ट था, उसमें क्या हुआ कि जो परफेक्ट था उसमें कोई भी गैप नहीं था। आपने सैंड ली और सैंड डाली, बताओ सैंड कहाँ इकट्ठी होगी? खाली सरफेस पर इकट्ठी होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। सेकंड वाले केस में क्या एक्सपेक्ट करते हो? अंदर सैंड की तरफ। अंदर भी चली जाएगी और सैंड बाहर भी होगी। बताओ किस केस में सैंड ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा होंगे? जब ज्योमेट्री परफेक्ट थी या ज्योमेट्री नॉन परफेक्ट थी? तो ज्योमेट्री नॉन परफेक्ट थी। सेम कहानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में डी ब्लॉक इसलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जहां भी होगी वहां ज्योमेट्री कभी भी स्टोइशियोमेट्री फॉलो नहीं कर सकती, वो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स होने की वजह से इनकी वॉइड स्पेस दे रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स, फॉर्मेशन ऑफ वॉइड स्पेस। आप समझ आ गया? और वॉइड स्पेस है तो इसमें छोटे छोटे एटम्स हैं, जैसे
छोटे छोटे एटम्स कौन कौन से हो गए, जैसे आपका वेयर इन स्मॉल एटम्स लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन कैन ट्रैप इजीली, आसानी से उसमें हम ट्रैप कर सकते हैं। इसीलिए क्लास 11th में क्वेश्चन था कि डी ब्लॉक के जो हाइड्राइड्स होते हैं दे एक्ट्स एज स्टोरेज हाउस ऑफ हाइड्रोजन। किसी बच्चे को याद है वो क्वेश्चन? व्हाई नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स एक्ट्स एज द स्टोरेज हाउस ऑफ हाइड्रोजन? वो इसीलिए था कि उनकी ज्योमेट्री कैसी थी, इम्परफेक्ट होती है, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो होने की वजह से उनके अंदर क्या क्रिएट हो जाती है, इंटरस्टिशियल साइट क्रिएट हो जाती है, और उन इंटरस्टिशियल साइट में छोटे छोटे एटम्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन दे गेट ट्रैप्ड इजीली, इसीलिए इनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी कहा जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को?